तो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम लोग चल रहे थे जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक की परिभाषाएं हो चुकी थी, फिर भी एक बार रिवीजन देखो कि वह उत्प्रेरक जो जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो जैव उत्प्रेरक अलग अलग जैविक प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। जो भी रासायनिक प्रक्रिया होगी उससे संबंधित उत्प्रेरक के लिए उसी के नाम के आगे एज लगा देते हैं। जैसे जलापनल हाइड्रोडेज, इसी प्रकार से प्रोटीएज, पेप्टिडेज, कार्बोहाइड्रेज, लाइपेज, एमाइलेज सारे उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि ये जैव प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। तो हमें चर्चा का विषय था उत्प्रेरक की क्रियाविधि में जैव उत्प्रेरक की क्रियाविधि। जैव उत्प्रेरक की क्रियाविधि और इसमें चर्चा का विषय था ताला चौकी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत। तो इसको प्रतिपादित करने वाले साइंटिस्ट थे कोर्सल व फिशर। देखिए, हर चीज घटनाएं हमारे चारों तरफ हो रही हैं, हम उसका किस प्रकार से अवलोकन करते हैं, किस प्रकार से उसके बारे में सोचते हैं, उसी से हम अपने निष्कर्ष को भी निकाल लेते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि ताले में चाबी लगाया, दो कारण हो सकते हैं, या तो ताला खुला या तो बंद हो गया। ताले में परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? या तो खुल जाएगा या तो बंद हो जाएगा, लेकिन चाबी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ताला चाबी में फिट हुआ, चाबी ने ताले में परिवर्तन किया और बिना उस परिवर्तन के स्वयं उसमें से अलग हो गई। वैज्ञानिकों ने भी इसी सिद्धांत को लागू किया जैव एंजाइम के। जैसे ताला चाबी, अलग अलग ताला के लिए अलग अलग चाबी होती है। एक चाबी से दूसरा ताला नहीं खुल सकता है, उससे कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। उसी प्रकार एक जैव एंजाइम एक अभिकारक में परिवर्तन करेगा, एक जैव प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, किसी दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। सीधा सीधा एंजाइम अपने स्रोत से निकलेगा और लक्ष्य पर जाकर के ही काम करेगा। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि अलग अलग अभिक्रिया के लिए एंजाइम के अनुसार उसमें क्रिया स्थल होते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? अभिकारक है, ये हमारा अभिकारक है। अब एंजाइम भी उसी प्रकार से होता है। कैसे? ये हमारा क्या है? अभिकारक है। ये हमारा क्या है? एंजाइम है, जैव एंजाइम है। इसकी तुलना किससे की गई है? ताला से। इसकी तुलना किससे की गई है? चाबी से। अब ये एंजाइम अभिकारक में उसी प्रकार फिट होता है जैसे चाबी ताले में फिट होती है।
आइए देखते हैं कैसे। उसके में आपका उसी प्रकार से यहां क्या हुआ, अधिकार है, अधिकार है प्लस जैव एंजाइम। अब क्या होगा, अधिकारक में परिवर्तन होगा, ये दो भागों में टूट गया प्रोडक्ट के रूप में, और एंजाइम हमारा पुनः अलग हो गया। ये बन गया हमारा उत्पाद और ये हमारा जैव एंजाइम। वैज्ञानिक भी अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखते हैं और उन्हीं घटनाओं के आधार पर जैव क्रियाओं के अध्ययन को, जैव प्रेरक की क्रियाविधि को समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अधिकारक में उसी प्रकार का क्रियास्थल होगा जैसे क्रियास्थल जैव एंजाइम में होते हैं। अगर दोनों के क्रियास्थल समान हो गए तो जैव एंजाइम अधिकारक से मिलेगा, अधिकारक में परिवर्तन करके उसी उत्पाद में बदलेगा और स्वयं बिना किसी परिवर्तन के अलग हो जाएगा। ये हमारा था जैव एंजाइम की क्रियाविधि, ताला चाबी सिद्धांत। प्रतिपादन करने वाले हैं कौशलवा विषय। अब एंजाइम के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन, कोलाइड विलयन की चर्चा तो हम विलयन चैप्टर में भी कर चुके हैं। फिर से उसी पर एक बार टॉपिक में आते हैं कि कहां से आया, क्या हुआ, कैसे बना। तो कोलाइड विलयन जो है, ये विलयन का जब वर्गीकरण किया गया तो कण के आकार के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला क्या है, वास्तविक विलयन। दूसरा क्या है, कोलाइड विलयन। और तीसरा क्या है, निलंबन। ये 3 प्रकार की विलयन को बांटा गया कण के। कण किसके, विलेय के कण, विलेय के कण के आकार पर विलयन को 3 भाग, वास्तविक, कोलाइड और निलंबन। वास्तविक क्या चर्चा हो चुकी है, फिर भी एक बार रिवीजन मस्ट है। वास्तविक क्या है, जिसमें विलेय के कण, विलेय के कण व विलायक के कण, ये दो हैं। विलायक के कण अगर ये स्मॉलर हो गए, किसके, विलेय के कण विलायक के कण से छोटे हो गए तो ये कभी भी दिखाई नहीं देंगे, चाहे कैसा भी हम उपकरण का यूज क्यों ना करें। और जब ये सिचुएशन आती है विलयन के निर्माण में तो हमारा वास्तविक विलयन, अर्थात वास्तविक विलयन के केस में विलेय के कण का आकार विलायक के कण के आकार से बहुत छोटा। अब पहली कंडीशन हो गई, तो इसे किसी भी यंत्र आदि से देखा नहीं जा सकता है। फिर दूसरा है, विलेय के कण
विलेय के कण या तो बराबर होगा या बड़ा होगा किससे? विलायक। या लगभग विलायक, लगभग बराबर होगा। विलायक के कण के लगभग बराबर होगा या बराबर होगा या कुछ उससे बड़ा होगा, तो हम इसे किसी यंत्र आदि से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से ऑप्टिकल यंत्र जो होते हैं उनसे हम इसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नंगी आंख से दिखाई नहीं देंगे। अगर ये व्यवस्था हमारी है कि विलेय के कण लगभग विलायक के कण के बराबर हैं या उससे कुछ बड़े हैं, तो वह विलयन कोलाइड विलयन। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि विलेय के कण हमेशा बड़े होंगे किससे? विलायक के कण। तो ऑटोमेटिक हमें विलेय का कण नंगी आंख से ही दिखाई देगा, किसी एक्सरेड साथ की आवश्यकता नहीं। अगर ये कंडीशन बनती है तो तीसरे प्रकार का निलंबन होता है। निलंबन विलयन में विलेय के कण बड़े होते हैं विलायक के कण से, कोलाइड विलयन में लगभग बराबर या कुछ आकार में बड़े होते हैं, लेकिन वास्तविक विलयन के केस में विलेय के कण एकदम छोटे होते हैं, इसलिए नंगी आंख से नहीं दिखाई देते। ये इंस्ट्रूमेंट से दिखाई देते हैं और ये नंगी आंख से भी दिखाई। तो हमें चर्चा करना है कोलाइड का वो विलयन जो ये कंडीशन में है। तो इनमें कण का आकार क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर में 10⁻⁻6। इसी कोटि में विलेय के कण पाए जाते हैं जो विलायक में भ्रमण करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। अब कण का आकार हो गया। दूसरा, कोलाइड विलयन बनाने के लिए विलयन की में दो अवस्थाएं होती हैं। विलयन में दो प्रवस्था होती है। पहला परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा परिक्षेपण प्रवस्था। अब ये दोनों नए वर्ड हैं। परिक्षिप्त क्या है? विलेय को कहा जाता है। परिक्षेपण क्या है? विलायक को कहा जाता है। तो विलेय की परिभाषा क्या थी? विलेय तथा विलायक। विलेय की परिभाषा क्या है? विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। और कोलाइड विलयन क्या होता है? कोलाइड विलयन बराबर होता है परिक्षिप्त प्रवस्था धन परिक्षेपण प्रवस्था। परिक्षेपण और प्रक्षिप्त प्रवस्था मिल करके क्या बनाती हैं? कोलाइड विलयन बनाती है। अब परिक्षेपण प्रवस्था भी ठोस, द्रव या गैस होगी। परिक्षिप्त प्रवस्था भी ठोस, द्रव व गैस होगी। इस प्रकार कोलाइड विलयन हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे? 8 प्रकार के हो जाएंगे, जिसको हम दैनिक जीवन में देखते हैं। कभी सॉल रूप में, कभी जल रूप में, कभी पायस रूप में, कभी कोहरे के रूप में, कभी बादल के रूप में, कभी जलवाष्प के रूप में। हर प्रकार से हम इन 8 कोलाइड विलयन के प्रकार को दैनिक जीवन में देखते रहते हैं।
बुक का अगर अवलोकन करेंगे तो उसमें 8 प्रकार के विलयन, परिक्षेपण अवस्था कैसी है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, दोनों ठोस हैं या दोनों द्रव हैं, या एक ठोस एक द्रव है, एक द्रव है एक गैस है, किस प्रकार से आपस में मिले हैं कोलॉइड विलयन बना रहे हैं, तो उनकी संख्या हो गई 8। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि विलयन के कण विलायक के कण के लगभग बराबर या उससे बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। कंफर्म, छोटे हो जाएंगे तो विलयन वास्तविक कहलाएगा। तो इस प्रकार से कोलॉइड विलयन के लिए 8 प्रकार आपको क्लियर हो गया। कैसे? ठोस, ठोस, दूसरा ठोस द्रव, ठोस और गैस, फिर द्रव 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 ठोस, 1 2 3 4 5, फिर गैस ठोस, गैस द्रव और द्रव गैस। गैस गैस नहीं होगा, ये ध्यान रहे कि गैस गैस मिलकर के कोलॉइड विलयन नहीं बनाएंगे, बाकी आप सभी एक दूसरे के साथ मिलकर के एक विलयन के 8 प्रकार बनाएंगे। इसमें कोई सॉल होगा, कोई जेल होगा, कोई पायस होगा, इनकी चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, या जैसे जैसे उदाहरण आएगा सॉल क्या है उसकी चर्चा करने लगेंगे, तब यहाँ प्रकार बता दिया जाएगा। जेल क्या है उसकी चर्चा होने लगेगी, पायस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, पायसीकरण, मतलब कहीं कहीं की चर्चाएं आ जाएंगी, इसलिए इनको यहाँ निगलेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको जानकारी है तो आप किताब में देख लीजिएगा।